Hello my dear students, I am Upasna. I have done my masters in chemistry from Punjab University Chandigarh and आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है एटॉमिक मास। तो आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अगला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास। बच्चों आगे जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि वो मोल कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए तो इस एटॉमिक मास वाले टॉपिक को प्लीज़ ध्यान से आज समझ लीजिएगा। नहीं, मोल कॉन्सेप्ट समझने में आपको बहुत आसानी होगी अगर आपको एटॉमिक मास समझ आया हुआ होगा। तो क्या है एटॉमिक मास? व्हाट इज एटॉमिक मास? अगर मैं लेमैन टर्म्स में कहूँ तो एटॉमिक मास क्या है? हमने देखा एटम क्या होती है, उसका साइज बहुत छोटा होता है, डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। हमने देखा हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है ना। इस तरह से ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो अगर लेमैन टर्म्स में मैं कहूँ कि एटॉमिक मास क्या होता है, कि भैया एटम का मास होगा किस चीज का? जो भी चीजें एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उसके प्रोटॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके न्यूट्रॉन्स, तो उन सब की वजह से जो एटम्स का जो कलेक्टिवली जो मास आएगा उसको हम उसका एटॉमिक मास बोल देंगे, है ना। पर केमिस्ट्री इतना सिंपल कहानी हो जाए मजा नहीं आता ना। तो अब ये एटॉमिक मास के पीछे एक थ्योरी है, थ्योरी भी नहीं है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक इजी सी बात जो है वो समझते हैं। अगर मान लो आपको किसी भी चीज़ का मास मेजर करना है, सपोज आपको मेजर करना है ग्रेप्स का मास, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे वेइंग बैलेंस होगा। वेइंग बैलेंस पे आपने या तो नॉर्मली जो डिजिटल वेइंग बैलेंस होते हैं उसके ऊपर रखा आपने ग्रेप्स, और उसके ऊपर मेंशन हो जाता है कि ग्रेप्स का जो मास है वो सो एंड सो कॉल्ड है, मे बी 1 kgs है, मे बी 2 kgs है, या 250 ग्राम है, वो उसका डिजिटल पे आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है। पर अगर आपके पास डिजिटल वेइंग बैलेंस नहीं है, आप सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गए या फ्रूट लेने गए, चलो फ्रूट खरीदते हैं, ठीक है, हम फ्रूट लेने गए सब्जी वाले के पास, फ्रूट वाले के पास, सब्जी वाले के पास भी कई बार फ्रूट्स होते हैं, तो हम फ्रूट वाले के पास फ्रूट लेने चलते हैं। तो फ्रूट वाले के पास जो फ्रूट है, अब मैं एक डायग्राम सा बना रही हूँ नॉर्मल सा, उसके पास क्या है? ये एक तराजू है जिसके ऊपर उसने चीज़ें वे करनी होती हैं, ठीक है। मैम बहुत ही गंदा डायग्राम है, हमने भैया डायग्राम से क्या करना है, हमने तो सिंपल सी एक चीज़ करनी है। तो ये उसके पास क्या है? तराजू है, वो जिससे चीज़ें तोलता है। अब वो उस तराजू पे क्या करता है? यहाँ पे एक बीच में और स्ट्रिंग सी लगी होती है, एक तरफ जो है वो अपने वो बाट रखता है, जो जिसके ऊपर लिखा होता है 250 ग्राम, 1 किलो, वो जो पत्थर से होते हैं ना बाट, वो रखता है इसके ऊपर। तो एक तरफ वो रखता है और दूसरी तरफ क्या करता है? वो उसके विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारी वेजिटेबल्स तोलता है। कि अगर मान लो उसने वो बाट 1 किलो का रखा, तो उसने वो बाट जो था, यहाँ पे वो जो स्टोन था, वो जो बाट था, जो है ये कलर ले लेती हूँ मैं, वो जो बाट था वो मान लो उसने 1 किलो का रखा, ठीक है, वो बाट उसने यहाँ पे 1 किलो का रखा। दूसरी तरफ मान लो आप गए हो, आप मान लो दूसरी तरफ गए हो एप्पल्स खरीदने, तो उसने जितने भी वो सारे एप्पल्स थे वो भी यहाँ पे रखे, और वो एप्पल्स भी जो थे वो 1 kg के ही थे। तो क्या होगा? वो दोनों तराजू एक ही लेवल में आ जाएंगे, ये स्ट्रिंग सेंटर में होगी, वो दोनों तराजू एक ही लेवल में आ जाएंगे, और आपका जो बेसिकली सेम है, जो आपके एप्पल्स हैं, उनका आपको मास पता चल गया कि भैया हाँ 1 kg हो गया। अगर इन केस ये वाला बाट तो उसने 1 किलो का रखा ही हुआ है, पर आपके एप्पल्स अभी 1 kg नहीं हुए, तो क्या होगा? ये बाट अभी नीचे ही रहेगा, जिसका वेट ज्यादा है वो नीचे की तरफ होगा, एप्पल्स अभी आपके ऊपर ही होंगे, है ना, ये होगा। तो बेसिकली अब हमने सब्जी या फ्रूट तो नहीं तोलना। ये कहानी हम किस लिए कर रहे हैं? ये कहानी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो अगर मैंने एप्पल्स ही लिए तो हम उन एप्पल्स का मास पता कर रहे हैं कि कितना मास है, 1 kg है भी कि नहीं है, मेरा पागल तो नहीं बना रहा फ्रूट वाला। तो वो मास हम किसके विद रिस्पेक्ट टू पता कर रहे हैं? इसके विद रिस्पेक्ट टू पता कर रहे हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू पता कर रहे हैं, है ना, कि इसके विद रिस्पेक्ट टू अब 1 किलो मास हुआ है कि नहीं हुआ। तो इससे इसके मास को हम इसके मास से रिलेट कर रहे हैं,
इसके मास को हम इसके मास से बेसिकली रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे कि मैं क्या पता कर रही हूँ, रिलेटिव मास निकाल रही हूँ। क्या निकाल रही हूँ? रिलेटिव मास निकाल रही हूँ। ये बात हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ये तो 1 किलो सेब है, 1 किलो सेब है। अब ये 1 किलो सेब का मुझे वेट नहीं पता कराना, हम ठहरे भैया बढ़िया जबरदस्त बंदे। मैंने उसको क्या बोला, मैंने तो अकेली नहीं खाना है, तो मुझे ना 1 एप्पल ही दे दे, मुझे सिर्फ 1 एप्पल चाहिए, तो मुझे 1 एप्पल दे दे। भैया सब्जी वाला भी हैरान हो गया, फ्रूट वाला 1 एप्पल मांग रही है, अब मैं क्या करूं, कैसे वे करूं। अब उसके बाद 250 ग्राम का बाट है, वो जो स्टोन होता है उनके पास जिससे वो वे करते हैं ना, 1 किलो का है, 2 किलो का है, भैया वो 250 ग्राम का भी कहाँ से होगा एक सेब, हम वो कैसे, दिक्कत हो गई। वो मुझे कहे आप ऐसे ही रफली कुछ भी पैसे दे दो और मेरे से ले जाओ। मैं ठहरी केमिस्ट्री की स्टूडेंट, मैंने कहा नहीं भैया मैं तो कोई जुगाड़ लगाऊंगी और आज ये सेब तेरे से तुलवा के ही लेकर जाऊंगी। तब मैंने उसमें तोलने में क्या करा, मैंने क्या करा, एक खरबूजा दिख गया मेरे को उसकी दुकान पे पड़ा हुआ, खरबूजा यम्मी यम्मी है ना, खरबूजा दिखा, मैंने वो खरबूजा उठा लिया। मैंने उसको क्या बोला, तू एक काम कर, अपने ये बांट हटा, खरबूजा रख दूसरी तरफ, खरबूजे के विद रिस्पेक्ट टू देख इसका कितना वास आता है। मैंने क्या किया, उसको यहाँ से क्या कहा, ये बाट हटा दे, यहाँ पे तू रख गोल गोल यम्मी यम्मी ओ गोल गोल खरबूजा। ये मैंने यहाँ पे अब क्या रख दिया, खरबूजा रख दिया, और दूसरी तरफ उसको क्या बोला, एप्पल तोल। अब खरबूजे का तो भैया जो वेट था वो बहुत ज्यादा था, जो खरबूजे का वेट था वो हमें पता था 60 ग्राम है, 60 ग्राम इस खरबूजे का वेट आया, इस खरबूजे का वेट 60 ग्राम है। हमने इसको पहले तोला, हमने इसको रखने से पहले अकेले में तोला, अपना सेब हटाया मैंने, पहले मैंने खरबूजा तोला, तो खरबूजे का जो वेट आ रहा था ना बच्चों वो 60 ग्राम आ रहा था। ठीक है, 60 ग्राम आ रहा था, तो मैंने कहा हो सकता है मेरा सेब भी 60 ग्राम का ही हो, तू एक काम कर, अब इस खरबूजे को इस पे रख और सेब मैंने दूसरी तरफ रखा, तू जरा तोल के बता कितना गा रहा है। तो अब जब हमने तोला तो कहानी तो बनी नहीं, इधर वाला जो वेइंग बैलेंस था वो नीचे गिरा और सेब तो मेरा ऊपर ही रहा, इसका मतलब 60 ग्राम का तो मेरा सेब नहीं है। तो अब क्या करें, अब मैंने क्या किया, मैंने इस खरबूजे को ना आधे में काटा, इसको आधा खरबूजा मैंने रखा, तो भी बात नहीं बनी। मैंने क्या करा, यहाँ पे आधा खरबूजा काट के आधे खरबूजे के साथ सेब को तोला, तो भी बात नहीं बनी। अब मेरा सेब उतना भी नहीं था। अब मेरे दिमाग में ना एक जुगाड़ आया, तिगड़म आई कि भैया कुछ ऐसा करके देखती हूँ। मैंने क्या किया, ये जो मेरा खरबूजा था ना, ये जो मेरा खरबूजा था, मैंने उसको बहुत सारे टुकड़ों में 12 टुकड़ों में काट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और काट देती हूँ, मतलब इसको बेसिकली 10 11 तुम 12 लगा लो कि बेसिकली मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या किया, इस खरबूजे को इस तरह से 12 स्लाइसेस में काट दिया। मैंने क्या किया, ये जो खरबूजा था इसको 12 हिस्सों में काट दिया। अब जब मैंने उसको 12 हिस्सों में काटा, तो 12 हिस्सों में काटने के बाद मैंने क्या किया, सिर्फ उसकी एक फाड़ी उठाई, एक स्लाइस उठाई और मैंने यहाँ पर रख दी। अब मैंने क्या किया, ये खरबूजा तो हट गया यहाँ से, ये खरबूजा तो क्या हुआ, हट गया यहाँ से। मैंने क्या किया, वो जो मेरी एक स्लाइस आई थी खरबूजे की, वो जो मेरी एक खरबूजे की स्लाइस आई थी, अब मैंने उसको वहां रखा। जैसे ही मैंने ये स्लाइस खरबूजे की बच्चों वहां रखी, मेरा तो वेइंग बैलेंस बराबर आ गया। इसका मतलब जितना उस स्लाइस का वेट था खरबूजे की, उतना ही मेरे सेब का वेट था। मैंने फटाफट वो सेब ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो मेरा खरबूजा था, जो मेरा खरबूजा था वो कितने ग्राम का था, जो मेरा खरबूजा था बच्चों वो कितने ग्राम का था, वो 60 ग्राम का था मेरा खरबूजा। ठीक है, और उसकी अब 12 फाड़ियां करी मैंने,
उसकी मैंने फाड़ियां कितनी करी थी, 12 करी थी। तो इसका मतलब एक फाड़ी का वेट कितना आया, जितना पूरे खरबूजे का था, जितना पूरे खरबूजे का था डिवाइडेड बाय 12, ऐसे ही मेरी एक फाड़ी का वेट आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मेरी एक फाड़ी का ग्राम की वेट कितना आया, 5 ग्राम आया। इसका मतलब मेरे सेब का भी जो वेट क्या था, वो 5 ग्राम ही था, वो भी क्या था, 5 ग्राम ही था। तो ये कहानी है जो फ्रूट में हम घुसे, डिवाइडेड बाय 12 किया, इसको मैंने यूं ही नहीं किया, ये अभी हम अपनी केमिस्ट्री पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री में भी अब एटम्स हैं, सेब तो नहीं है, एटम्स हैं। अब उन एटम्स का हमें मास निकालना है। पता कैसे करेंगे कि किसी एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो वो भी हम उसको, उसके एटॉमिक मास को क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। केमिस्ट्री में भी क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एक एटम, ऐसी एक स्टैंडर्ड एटम लेते हैं जिसके मास से हम बाकी सारी एटम्स को रिलेट करते हैं, उस एटम के विद रिस्पेक्ट टू बाकी सारी एटम्स का हम एटॉमिक मास निकालते हैं। हम एक एटम स्टैंडर्ड रखते हैं और उस स्टैंडर्ड एटम से ही हम बाकी सारी जितनी भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास निकालते हैं। अब वो कौन सी एटम स्टैंडर्ड है क्या पता। अब रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने की मुसीबत क्यों आई हमें नहीं पता। ये जो जॉन डेल्टन नाम का साइंटिस्ट है ना, उनको कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, कुछ ना कुछ तरकीबें सूझती रहती हैं, तो उनको ये भी एक रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने की तरकीब आई। अब वो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें बच्चों निकालना क्यों पड़ा आखिरकार, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लूं तो क्या होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 24, 10 रेज़ टू दी पावर -24 एटॉमिक मास यूनिट्स। ये इतना एटॉमिक मास यूनिट नहीं ग्राम में, अभी तो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट आई नहीं। तो हाइड्रोजन का इतना ज्यादा ये मास होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 27। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब 118 एलिमेंट्स का इतना बड़ा एक एक का जब हम मास याद रखेंगे हम तो पागल हो जाएंगे। हमें इतना मास हर एलिमेंट का याद नहीं रखना, इसीलिए हमारे पास एक तरकीब आई एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास से हर एटम का एटॉमिक मास जानने की। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड जो था वो हाइड्रोजन को ही ले लिया। हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड जो है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ले लेते हैं और हाइड्रोजन से बाकी सारी एटम्स का एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, ठीक है। पर जब हमने ऐसा किया, जब हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रखा, तो जो बाकी सारी एटम्स का मास आ रहा था वो सारा का सारा डेसिमल में आ रहा था, फ्रैक्शंस में आ रहा था। तो भैया फ्रैक्शंस में तो मास आना अच्छी बात नहीं है, हमें ये बात पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन के बाद ऐसी बहुत सारी एलिमेंट्स थी जो जिनको लेकर देखा। उसके बाद हमने सोडियम को लेकर देखा। अब सोडियम रिएक्टिव इतनी होती है, हाईली रिएक्टिव है, तो दिक्कत सोडियम से भी हुई। ऐसी बहुत सारी एलिमेंट्स को लेकर देखा, तो आखिरी में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसको हमने स्टैंडर्ड ले ही लिया, और वो एलिमेंट कौन था, कार्बन था। हमें पता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो कार्बन है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14। ये बात मैंने आपको बताई थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर दी एलिमेंट्स विच हैव they are the atoms of the same element। isotopes क्या होते हैं, atoms of the same element which have same atomic number but different mass number। तो हमें पता है C12, C13 और C14 ये कार्बन का मास है निकाला हुआ, ठीक है। कार्बन का मास जो है वो 12, 13 और 14 स्टडीज के थ्रू ये मासेस आए, और हमने क्या किया, कार्बन के जो आइसोटोप हैं उनको एज स्टैंडर्ड लिया। जो कार्बन 13 और कार्बन 14 है बच्चों, ये तो नेचर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता, हार्डली 1 या 2% प्रेजेंट होता है।
पर जो कार्बन 12 है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट में, जो सबसे ज़्यादा जो आइसोटोप प्रेजेंट होता है ये वो यही होता है, अप्रॉक्सीमेटली 98% जो है ये प्रेजेंट होता है। और कार्बन जो है वो ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक ठीक ये रिएक्ट कर जाता है दूसरी चीज़ों के साथ। तो हमें कार्बन एक स्टैंडर्ड अच्छा लगा एलिमेंट, जो कि हम स्टैंडर्ड रख के इसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी सारे जो एटम्स हैं उनका मास निकाल सकते थे। तो हमने यही किया। अब मुझे पता है अब कार्बन 12 चुना गया इस काम के लिए। तो अगर बच्चों अब कार्बन का, ओहो कहाँ जा रहा है भैया, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, ये तो भाग ही गया, ये तो भाग ही गया, ये तो भाग ही गया, आजा आजा आजा। चलो अब जो है बेसिकली बच्चों, ठीक है, तो बेसिकली कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया और बाकी जो एटम्स थे जब उनका मास निकाला गया तो क्या कहा गया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर दी कि कोई भी जो एटॉमिक मास यूनिट है, जो किसी भी और एटम का जो मास निकलेगा वो किसके विद रिस्पेक्ट टू निकलेगा, 1/12 होगा वो। इट विल बी इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एक एटम ऑफ C12। C12 की एक एटम के जो मास होगा उसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, C12 की जो एक एटम है उसके मास के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया, अगर कार्बन 12 है उसमें तो बहुत सारी एटम्स हैं, कार्बन 12 में जो है वो बहुत सारी एटम्स प्रेजेंट होंगी, तो एक एटम का मास कितना होगा, एक एटम का मास कितना होगा, 1/12 होगा कार्बन 12 की। कार्बन 12 में बहुत सारी एटम्स प्रेजेंट होंगी, तो एक एटम का मास कितना होगा कार्बन 12 की का, जैसे वहां पर 12 स्लाइसेस थी खरबूजे की, तो एक स्लाइस का मास कितना था, जितना 12 का था बेसिकली, जितना 60 ग्राम पूरे खरबूजे का था, डिवाइड कर दिया था हमने 12 से। वैसे ही अब मुझे यहाँ पे एक एटम का मास पता करना है, तो एक एटम का मास कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 12। तो हमने इसको स्टैंडर्ड ले लिया कि किसी भी एटम का अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू दी 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। किसके बराबर होगा, 1/12वें हिस्से के बराबर होगा। किसका 1/12वां हिस्सा, कार्बन 12 के एक एटम के मास का, कार्बन 12 के एक एटम के मास का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरा जो कैल्शियम है उसका जो एटॉमिक मास है वो बच्चों 40 ग्राम होता है। मेरे कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है वो, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 40 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या है, वो जो है वो 40 ग्राम्स ज्यादा है विद रिस्पेक्ट, इट इज 40 ग्राम्स मोर देन 1/12 द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ C12। या फिर हम इसको C12 के 1/12 का जो हिस्सा है उसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको छोड़िए, आप यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था 1.67 इंटू 10⁻24 होता है मेरे हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन की एक एटम का। और जो 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होता है। तो इसके मास के विद रिस्पेक्ट, इस हाइड्रोजन का जो मास है उसके विद रिस्पेक्ट टू हम निकाल रहे हैं, किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, इस कार्बन 12 के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं। तो जब आप काटेंगे तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, एक एटम का 1 आ जाएगा। एक एटम का मास हाइड्रोजन की कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ इतना ही फंडा लेना है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है बच्चों, वो हम कार्बन 12 के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं किसी भी एटम का, और उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, यू। यूनिट्स क्या होती हैं, यू, रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि एक एटम, उस एलिमेंट की एक एटम का मास, उस एलिमेंट की एक एटम का मास, उसको ही हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, सी यू, टेक केयर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।